सहसो दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे निशेष विषयों में, तभी हम पूर्णता को प्राप्त थे। जी नमस्कार, मैं हेमंत सिंह और आप देख रहे हैं D&D न्यूज़। आज़ादी के 75 साल, आज़ादी की अमृत महोत्सव, यानी कि देश के आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इसका मतलब यही ना, इसके पहले हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। हाँ, ये सच है, गुलामी कुछ हद तक हम पर थोपी गई और इस 200 साल को हमने गुलामी का नाम दिया, पर हम ऐसे नहीं थे। हमारे जितना आज़ाद और खुले विचारों का इस पृथ्वी पर कोई था ही नहीं हो रहा है ना विश्वास आपको? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम ले चलते हैं आपको सिंधु सभ्यता की ओर। जी, जब संपूर्ण संसार में लोग जैसे तैसे जिंदा रहने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, उस समय हमने ऐसी सभ्यता की स्थापना की जो वर्तमान समय का आईना है। बेहतर सड़कें, सड़कों के एक छोर से दूसरे छोर तक एक समान चौड़ाई, सड़कों के नीचे नाले और गलियों में स्ट्रीट लाइटें, एक सुव्यवस्थित तरीके से अनाजों को शरण से बचाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित अनागार और अन्य वस्तुओं का व्यापार के लिए स्थल तथा जल मार्ग का निर्माण, जैसे लोथल बंदरगाह, जी एकदम आधुनिक तरीके पर आधारित था। और सबसे बड़ी बात, जब पाश्चात्य जगत को आग के बारे में भी कम से कम जानकारी थी, बिल्कुल न के बराबर जानकारी थी, तब हमारे घर पक्के ईंट के होते थे। जी, सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति को पूजने वाले थे। हालांकि पशुपति महादेव के सील भी प्राप्त हुए हैं। इसी नगरीय सभ्यता के आधार पर आज के चंडीगढ़ शहर की भी स्थापना की गई है। इसके बाद आगमन होता है आर्यों का, जो अपने साथ मनुस्मृति की प्रतिलिपियों को समेटे राजा को भी निरंकुश न रहकर राजा समिति के अधीन समिति सभा और विधाता के अधीन है। सभा और समिति में स्त्री पुरुषों के बराबर की भागीदारी थे और उन्हीं से सलाह कर राजा शासन प्रशासन का कार्य संचालन करते थे। और हम आज के समय में भी विवश हैं नारी सशक्तिकरण यानी वोमेन एम्पावरमेंट की बात से। आर्यों ने सबसे उत्तम और प्रख्यात और आज के समय में भी अति पूजनीय वेदों से हमारा परिचय करवाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह सब अपने आप में श्रेष्ठ हैं। जहाँ ऋग्वेद समाज के उन्नत विकास और कल्याण के लिए 1028 मंत्रों का संग्रह और भौगोलिक क्षेत्रों का सुविस्तृत वर्णन करता है, वहीं यजुर्वेद यज्ञ के सुव्यवस्थित विधि विधान और सामवेद 1600 तरह के संगीत और अथर्ववेद 99 तरह की बीमारी और उनके उपचार की चर्चाएं करता है। इन्हीं वेदों को और विस्तृत करते हैं ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, पुराण। जैसे ही शासन का रूप विस्तृत होने लगा और लोगों की भागीदारी बढ़ने लगी, तो महाजनपदों का उदय हुआ। यह 16 हैं: काशी, कौशल, मगध, अंग, वजी, मल, छेदी, वत्स, सुसैन, पंचाल, कुरु, मत्स्य, गंधार, अस्मक और अवंती। इसमें विशेष रूप से मगध सर्वश्रेष्ठ और अग्रगण्य था। इसे महान बनाने में हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग वंश के शेषनाग और कालाशोक, नंद वंश के महापद्मनंद और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वह मगध साम्राज्य है जब नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद जब शिक्षा और शिक्षकों को सम्मान देना भूल गए, तब तक्षशिला के एक आचार्य ने पूरे भारत को एकत्रित करने और सिकंदर के बढ़ते प्रभाव यानी भारत अभियान को रोकने के लिए धनानंद की सत्ता उखाड़ डाली। वे और कोई नहीं, आचार्य चाणक्य थे। जी, उस समय में शिक्षक अत्यंत पूजनीय होते थे, उनका सम्मान होता था। कौटिल्य ने ही कहा था, शिक्षक कोई साधारण मानव नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। उनके अनुसार राजा एक वेतनभोगी सेवक से अधिक कुछ नहीं। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की, उसी पर मौर्य शासन की नींव पड़ी और मौर्य समाज का सर्वांगीण विकास हुआ, चाहे वो सीमा विस्तार हो या अशोक के धम्म यात्रा। सम्राट अशोक द्वारा किए गए कार्यों का पता उसके द्वारा स्थापित शिलालेख, स्तंभलेख और अभिलेखों से पता चलता है। उसका स्तंभलेख ग्रीक तक पाए गए हैं। अशोक के समय ही तीसरी बौद्ध संहिता यानी बौद्ध सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष मौग्लीपुतिस हुए। इसी में अभिधम पिटक नामक पुस्तक की रचना हुई
और अशोक ने विश्व भर में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध अनुयायियों को भेजा ताकि धर्म और शांति की स्थापना हो सके। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उसने बौद्ध धर्म की प्रचार की थी, न कि किसी को उजाड़ कर। और अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को भी भेजा था। मौर्य समाज के पतन के बाद हमें कुछ बाहरी आक्रमणकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे इंडो ग्रीक, सकास, प्रतिहार और कुषाण। पर यहाँ की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति ऐसी थी कि जो यहाँ आया यहीं के होकर रह गया। इंडो ग्रीक ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए और उनका प्रतापी राजा मिनांदर, जिसने अपनी राजधानी सियालकोट में बसाई थी, जब उनका सामना एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से हुआ तो नागसेन ने उनके मस्तिष्क में उबलते हुए सारे प्रश्नों को एक पल में ही शांत कर दिया था, जिससे प्रभावित होकर मिनांदर ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना नाम मिनांदर से मिलिंद पन्हो कर लिया, जिसकी चर्चा हमें मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक से मिलती है। शक क्षत्रप के राजा रुद्रदामन बाहरी होते हुए भी उसने स्तंभ लेख को पहली बार संस्कृत में लिखवाना शुरू किया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाए सुदर्शन झील का भी पुनः निर्माण करवाया, जिसकी जानकारी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मिलता है। उसके बाद आए कुषाण, 65 AD में भारत आए। उन्होंने ही सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, जिस पर महादेव भगवान शिव के भी चित्र अंकित थे। कुषाण 78 AD में शकों को हराकर उत्सव मनाने के लिए शक संवत शुरू किया, जो आज भी भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है। कनिष्क ने ही कनिष्कपुर और पुरुषपुर शहर की स्थापना किया, जो आज जम्मू कश्मीर और पेशावर के नाम से प्रसिद्ध है। और चीनियों द्वारा अधिकृत रेशम मार्ग पर कब्जा किया, जो हमें रोमन साम्राज्य से व्यापार को बढ़ावा दिया। उस समय भी हम लोग इतने उन्नत और विकसित थे कि मसाला बेचकर सोना ग्रहण कर लेते थे। सभी धर्मों का स्वागत करने वाला कनिष्क ने चौथी बौद्ध संहिता करवाई, जिसके अध्यक्षता अश्वघोष और उपाध्यक्ष वासुमित्र थे। इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, एक हीनयान और दूसरा महायान। महायान जिसने भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाने में विश्वास करने लगे। उसके बाद आए शुंग वंश। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समय ही महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की। इसी योग सूत्र में वर्णित विभिन्न आसनों को आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। महर्षि ने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया, जो हमें अयोध्या इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। उन्होंने संस्कृत के व्याकरण महाभाष्य की भी रचना की। संस्कृत जिसे विश्व की सबसे कठिन भाषा माना जाता है, तब भी हमारी उस भाषा पर पूरी पकड़ थी उस समय। शुंगों के समय ही हेलियोडोरस भारत आया था और यहाँ की संस्कृति और दैनिक जीवन से प्रभावित होकर हजारों सैनिकों सहित हिंदू धर्म को आत्मसात किया और भगवान विष्णु की पूजा के लिए गरुड़ ध्वज स्तंभ की स्थापना की। कुछ अन्य विदेशी आक्रमणों और आंतरिक द्वेष से भारत बिखरने ही वाला था कि इसकी बागडोर संभाली गुप्त वंश के शासकों ने, जिसकी स्थापना 230 AD में श्री गुप्त ने की। श्री गुप्त के ही पौत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने छोटे राज्यों को युद्ध में हराकर और कुछ अन्य राज्यों से विवाहित संबंध स्थापित कर अपने राज्य का विस्तार किया, जिसमें लिच्छवी की कुमार देवी का महत्व अधिक था। इसी विवाह का उत्सव मनाने के लिए उसने पहली बार सिक्कों पर महारानी की तस्वीर छपवाई और दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की तस्वीर छपी। इसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही गुप्त वंश का असली संस्थापक माना गया। चंद्रगुप्त के बाद आए समुद्रगुप्त, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका घोड़ा 7 समुद्र का पानी पीता था। जी, इसके दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में यह तक उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त 100 से अधिक युद्ध लड़े पर हार का मुंह कभी नहीं देखा। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज के दिनों में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व की चर्चा करते हैं। सोचिए उस समय में इसके दरबार में सभी विषयों पर, जैसे विज्ञान, मूर्ति, कला, साहित्य, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स और चिकित्सा पर शोध किया जाता था। आर्यभट्ट और बराहमीर इसी के समय बादलों के बनने के सिद्धांत को दिए थे। रामायण और महाभारत को किताबों में संरक्षित किया गया। शिक्षा को सभी के लिए सुगम बनाने के उद्देश्य से कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को आधुनिक तकनीक पर स्थापित किया,
विक्रमादित्य के शासनकाल में आए चीनी यात्री फयान इतना प्रभावित हुए कि उसने गुप्त शासकों की राज्य व्यवस्था पर आधारित फ्यान क्यो की नामक पुस्तक की रचना की। गुप्त शासकों ने बिखरे हुए भारत को एकत्र करने के लिए अनंत प्रयास किए, परंतु गुप्त वंश के पतन के बाद भारत आंतरिक द्वेषों से ही बिखरने लगा। दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्या और उत्तर भारत में पुष्यमित्र, मौखरी और गोंड उभरने लगे। राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णन प्रथम ने एलोंग गुफा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज के इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। यदि वर्तमान समय में उपस्थित मशीनों का प्रयोग करके भी बनाया जाए तो इतने कम समय में उतना अच्छा बनाना असंभव है। हमारे प्रगति का अंदाज आप खुद लगा सकते हैं। चोल वंश का साम्राज्य तो श्रीलंका तक फैला हुआ था। वे श्रीलंका से मजदूर लाकर नदियों पर डैम एंड रिजर्वर निर्माण करवाते थे, जिसकी महत्व हमें आज समझ आती है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो हम नदियों के साफ सफाई पर कम ही ध्यान देते हैं। नमामि गंगा जैसे योजना चलाकर गंगा जी को स्वच्छ बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु उस समय नदियों की बहुत प्रधानता थी। इसकी पता हमें इस बात से चलता है कि जब चोल वंश के प्रतापी राजा अपने राज्य अभिषेक के लिए पाल शासक महिपाल से माँ गंगा का जल मांगा तो महिपाल के मना करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने महिपाल पर ही आक्रमण कर दिया और माँ गंगा के जल को ले जाकर अपने कावेरी नदी में मिला और गंगाई कुंड चोलपुरम की उपाधि धारण कर ली। ऐसे थे हम, प्रत्येक विषय पर चिंतन करने वाले और प्रकृति की संरक्षक। तो फिर आज हम भक्षक क्यों बने हैं? यह भी एक भयावह स्वप्न जैसा है। आपको थोड़ा और कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों को भक्षक तत्व से रूबरू कराते हैं। इसकी शुरुआत हुई 10वीं सदी से, जब हमारे राजाओं ने साथ रहने के बजाय टुकड़ों में रहना पसंद किया। जो कि पहले हर कार्य में सहयोग करने वाले अब हाथ पीछे हटाने लगे हैं और अपने आप में सिमट गए और आस्तीन के सांप बन गए। जी, जब गजनी से एक लुटेरा कई लुटेरों को इकट्ठा कर सोने की चिड़िया को लूटने चला और उन्हीं दलों में से एक सिपाही को गाजी के भी नाम से जाना गया, जो मोहम्मद गजनी था। वह एक तरफ युद्ध करके धन इकट्ठा करता रहा तो दूसरी तरफ इस्लाम का प्रचार भी करता रहा। प्रचार तो सम्राट अशोक ने भी पूरे विश्व भर में बौद्ध धर्म का किया, पर विकास के साथ। पर यह आक्रांता युद्ध के आड़ में इस्लाम स्वीकार करवाता रहा। उसने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लूटा। उसके इस अभियान ने पूरे दुनिया के समक्ष भारतीय राजाओं की पोल खोल दी, जो ठीक 100 साल बाद मोहम्मद गोरी आक्रमण करने भारत की ओर बढ़ा। उस समय भारत के उत्तरी भाग में राजपूतों का साम्राज्य था। जी, भटिंडा में उसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से, जिसका परिणाम तराइन के प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी को मुंह की खानी पड़ी। पर कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। जी, जयचंद को राज्य का लालच देकर मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध जयचंद के सहायता से ही पृथ्वीराज को पराजित किया। जयचंद को राज्य मिलने के तुरंत बाद ही मोहम्मद गोरी ने अपने ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भेज जयचंद की हत्या करवा दी और दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हुआ। परंतु 1206 में गोरी को हरियाणा के जाटों ने मृत्यु के घाट उतार डाले, जिसके बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। गुलाम वंश शब्द हमारे दिमाग पर ऐसा गहरा छाप छोड़ता है जिसे उखाड़ फेंकने में हमें लगभग 8 सदी लग गई। आक्रांता जो खुद गुलाम थे, उस शिक्षा के अर्थ को क्या समझेंगे? भारतीय संस्कृति कोई धर्म नहीं, जीवन जीने की शैली थी, जिस पर कुठाराघात किया इन आक्रांताओं ने, जो भारत के थे ही नहीं। इसलिए यहाँ के संस्कृति, धरोहर और विकास को वो क्या ही समझते। इसी गुलाम के एक गुलाम बख्तियार खिलजी ने आधुनिक तकनीक पर आधारित नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला। इतना बेहतरीन विश्वविद्यालय जिसकी पुस्तकालय लगभग 6 महीनों तक जलती रही
वह कहते हैं ना, जो दिया उजाला दे न सके उनके चरणों का दास रहे, जो सूरज पर कालिक मलता हो और स्वयं धुआं उगलता हो, उस दीपक के जलने से पहले बुझ जाना ही बेहतर होता है। पर ऐसा नहीं हुआ। इनके बाद एक से एक शासक आए जो भारत को सिर्फ लूटने का प्रयास किया है, जिसमें बलबन, खिलजी, तुगलक शासक प्रमुख हैं। इन्होंने जजिया जैसे कर लगाकर तीर्थों पर जाने से नियंत्रित करते थे। लगभग 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। मुगलों का कोई अपना घर नहीं था। वह भारत को अपना घर बसाने के लिए प्रयासरत हमेशा रहे, लेकिन भारत में वह युद्ध में हमेशा व्यस्त रहे। जी, 1526 पानीपत, 1527 खानवा जो कि बाबर वर्सेस राणा सांगा चला, 1528 चंदेरिया, 1529 घाघर और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के मरने के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर आया। सत्ता धारण करने के साल भर बाद ही उसका सामना शेरशाह सूरी से हुआ। लगभग 2 युद्धों में, बिलग्राम और बैटल ऑफ चौसा, जो कि बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी हुआ। शेरशाह लोहानी वंश का था। उसने शासन धारण करते ही गरीबों के लिए दान, मध्य वर्ग के लिए रुपया और अमीरों के लिए असरफिया जारी किया। उसने जमीनों के माप के लिए पट्टा एवं कबूलियत शुरू किया। शेरशाह के दरबार में मौजूद टोडरमल बाद में अकबर के 9 रत्नों में से एक बने। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़कर भागते समय अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को, जो कि उस समय गर्भवती थी, अमरकोट के राजा वीरसाल के पास छोड़कर गया, जहां अकबर का जन्म हुआ। 1555 के करीब शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं भारत आया, परंतु अफसोस कि वह लंबा समय शासन नहीं कर सका और 1556 में ही लाइब्रेरी की सीढ़ी पर से गिरने से उसकी मौत हो गई। और मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ और लगभग 5 साल तक उसके संरक्षक बैरम खान बने रहे। लेकिन अफसोस, महामल्लम के प्रभाव में आकर उसने भी बैरम खान की हत्या करवा दी और 1562 आते आते उसकी शादी हो गई आमेर की राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से, और भारमल के पुत्र राजा मान सिंह को अपना सेनापति नियुक्त किया। अकबर ने राजपूतों के प्रति कूटनीतिक तरीका अपनाया, जिसने यह ऐलान किया कि सारे राजपूत राजा मेरी संपूर्ण प्रभुत्व को स्वीकार करें और बदले में वह पूर्णतः स्वतंत्र होंगे और उनके सारे अधिकार संरक्षित रहेंगे। सारे राजपूत राजाओं ने भी यह स्वीकार किया, लेकिन सिवाय एक के, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिसका परिणाम हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर की खेमे की सेना की बहुत क्षति भी हुई और मेवाड़ पर भी कब्जा नहीं हो सका। अकबर ने शासन में मौजूद कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ पहल भी की थी। जजिया कर को समाप्त किया था, इबादत खाना की शुरुआत की, एक नया धर्म बसाना चाहा, दीने इलाही। मथुरा में एक भव्य मंदिर भी बनवाया, जिसे बाद में आक्रांता औरंगजेब ने ध्वस्त करा दिया। एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासन में आया। इसी के दरबार में कैप्टन हॉकिंस भी भारत आए थे व्यापारिक छूट लेने हेतु। उसके बाद थॉमस रो आए। जहांगीर के बाद शाहजहां बादशाह बने, जिन्होंने कला और भवन निर्माण पर बहुत जोर दिया। ताजमहल उसका एक नमूना है। उसके 4 पुत्र थे, जिसमें बड़े बेटे दारा शिकोह को नया बादशाह बनाना चाहता था। वह शिक्षित व्यक्ति था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। धर्म की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर कत्ल कर दिया और अपने पिता शाहजहां को काल कोठरी में कैद कर लिया। वो कहते हैं ना, नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वही हुआ। भले ही औरंगजेब क्रूर और निरंकुश शासक हो, परंतु उसने मुगल साम्राज्य के पतन के बीज उसने ही बोई, जो आगे चलकर मुगल शासक पंगु हो गए। कोई भी आकर उन्हें बजा देता था। औरंगजेब धर्म की आग में इतना पागल हो गया कि उसे सही और गलत में फर्क ही नहीं रहा। जो अपने पिता का नहीं हुआ वह किसका होगा। उसने अकबर द्वारा किए गए लगभग सभी कार्यों को बंद करा दिया। मथुरा में मंदिर को ध्वस्त किया, जजिया कर को फिर से लागू किया, महोत्सव की स्थापना की, यह देखने के लिए कि इस्लाम का अनुसरण कर रहे हो कि नहीं। कहते हैं ना, हर निरंकुश के पीछे एक अंकुश होता है, जैसे हाथी के पीछे ऊंट।
ऐसे ही औरंगजेब को लोहे के चने चबा दिए दक्कन के सिसोदिया वंश के शाहजी और जीजाबाई के पुत्र और दादाजी कोंडदेव के शिष्य छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब उनसे युद्ध में अपनी आधा समय बिताया है। शिवाजी गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। इसी युद्ध के तकनीक का इस्तेमाल कर उन्होंने बीजापुरी जनरल अफजल खान को क्षति पहुंचाई। उन्होंने जजिया कर का हमेशा विरोध किया है। सूरत तो शिवाजी का एटीएम था। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती थी तब वे सूरत लूटने के लिए चढ़ाई कर देते थे। औरंगजेब ने अपने जनरल सहिस्ता खान को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा। शिवाजी ने फिर से सहिस्ता को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। यह औरंगजेब के लिए एक सिर दर्द हो गए थे। औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को भेजा, जिसमें शिवाजी पराजित हुए और उन पर पुरंदर की संधि 1665 थोपी गई, जिसमें 33 में से 35 किला देना पड़ा उन्हें। जय सिंह उनके बेटे संभाजी को भी दिल्ली लेकर चला गया। इस दर्दनाक घटना के बाद शिवाजी ने यह निश्चय किया कि जब तक वे जिंदा रहेंगे दक्कन पर कोई अधिकार नहीं कर सकेगा, और ऐसा हुआ भी। एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के बाद शिवाजी ने 1680 में अंतिम सांस ले ली। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 पर अधिकार कर लिया और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई।